न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन के कई शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कठोर नीतियों के खिलाफ शनिवार को दूसरा बड़ा प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों ने शहर की मुख्य लाइब्रेरी के बाहर इकट्ठा होकर नो किंग्स इन अमेरिका जैसे नारे वाले पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट ज्यादातर ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ था। लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, नो आइस नो फियर, इमिग्रेंट्स आर वेलकम हियर, यानी कि न आइस न डर, प्रवासियों का यहाँ स्वागत है। ये नारा अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के विरोध में था, जो अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेते हैं। इस प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन पर संवैधानिक सिद्धांतों, खासकर न्याय की प्रक्रिया के अधिकारों को कमजोर करने के आरोप लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे एक शख्स ने कहा, यह प्रशासन कानून के शासन और नागरिकों पर अत्याचार न करने की मूल अवधारणा पर सीधा हमला कर रहा है। उन्होंने फिलिस्तीनी समर्थक छात्र प्रदर्शनकारी महमूद खलील की रिहाई की मांग करते हुए एक पोस्टर पकड़ा था, जिसमें प्रदर्शनकारी ने लिखा था कि कुछ व्यक्तियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि विदेशी विरोध को भड़काया जा सके और लंबे समय से चली आ रही कानूनी सुरक्षा को कमजोर किया जा सके। न्यूयॉर्क की एक अन्य प्रदर्शनकारी कैथी वैली, जो हॉलोकास्ट से बचे लोगों की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि हम बड़े खतरे में हैं। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ने हिटलर की उदय की जो कहानियां सुनाई वो आज ट्रंप के दौर में मेल खा रही हैं। फर्क बस इतना है कि ट्रंप हिटलर या अन्य फासिस्ट नेताओं की तुलना में ज्यादा मूर्ख है। उन्हें बस इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी खुद की टीम में ही वोट है। बाल्टीमोर में जॉन्स हैपिकन्स यूनिवर्सिटी में इम्यूनोलॉजी की पीएचडी छात्रा 26 साल की डैनियल बटलर ने ट्रंप प्रशासन द्वारा साइंस और पब्लिक हेल्थ फंडिंग में कटौती पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, जब विज्ञान को नजरअंदाज किया जा रहा है तो लोग मरते हैं। उनके हाथ में टेक्सास का एक नक्शा था जिस पर हाल ही के खसरा महामारी के स्थान दर्शाए गए थे। टेक्सास के गैल्सवेस्टन में भी एक छोटे समूह ने विरोध दर्ज कराया। 63 साल की लेखिका पेट्सी ओलिवर ने कहा, ये मेरा चौथा प्रदर्शन है। आमतौर पर मैं अगले चुनाव का इंतजार करती, लेकिन हम बहुत कुछ खो चुके हैं, इसलिए अब चुप नहीं रह सकते। वहीं सैन फ्रांसिस्को के समुद्र तट पर सैकड़ों लोगों ने रेत पर इम्पीच प्लस रिमूव यानी कि महाभियोग और हटाओ लिखा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उल्टा अमेरिकी झंडा भी लहराया, जो संकट का पारंपरिक प्रतीक माना जाता है। एक ग्रुप है जिसमें 50 राज्यों में 50 प्रदर्शन और एक आंदोलन की बात कही गई थी। इसी के जरिए देश भर में लगभग 400 प्रदर्शनों की योजना थी। हालांकि आयोजकों ने लाखों की भागीदारी की उम्मीद की थी, लेकिन 5 अप्रैल को हुए हैंड्स ऑफ प्रदर्शनों की तुलना में इस बार भीड़ कुछ कम रही। पिछले 2 सालों से गाजा में युद्ध थमा नहीं है। युद्ध विराम के बाद फिर इजराइल ने गाजा पर हमले किए। अब गाजा पट्टी पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है और लाखों लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भी नेतन्याहू की सेना भारी बमबारी कर रही है। इसी बमबारी में एक नौजवान फातिमा की जान चली गई। दरअसल फातिमा हसौना एक पत्रकार थी जो लंबे समय से गाजा और इजराइल युद्ध को कवर कर रही थी। पिछले 2 सालों से इस संघर्ष की रिपोर्टिंग करने के दौरान फातिमा जानती थी कि उनकी जिंदगी हर वक्त खतरे में है, लेकिन उन्होंने कभी अपना कैमरा नीचे नहीं रखा। वे चाहती थी कि दुनिया गाजा की सच्चाई, बर्बादी, विस्थापन और लोगों के संघर्ष को देखे। अपनी मौत से कुछ दिन पहले फातिमा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मैं मरती हूँ तो मेरी मौत ऐसी होनी चाहिए जिसकी आवाज दूर तक गूंजे। मैं सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज या आंकड़ा नहीं बनना चाहती। मैं एक ऐसी छवि छोड़ना चाहती हूँ जिसे वक्त या जमीन दफना ना सके। कुछ दिन में ही होनी थी शादी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार फातिमा की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी, लेकिन पहले ही एक इजरायली मिसाइल में उनकी जान चली गई। इस हमले में फातिमा के परिवार के 10 लोग मारे गए। इनमें एक प्रेग्नेंट बहन भी शामिल थी। फातिमा और उनके परिवार के अलावा 50 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए। गाजा में लोग भूख से तड़प रहे हैं और एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। फातिमा की मौत ने दुनिया भर के पत्रकारों और मानवाधिकार समर्थकों को झकझोर दिया है। उन्होंने न सिर्फ एक पत्रकार के रूप में बल्कि एक बहादुर इंसान के रूप में अपनी कहानी पूरी दुनिया को दी है।
गाजा में अब तक इजरायली हमलों से 51,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,16,724 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लगातार हो रहे हमलों के कारण गाजा की 90% से ज्यादा आबादी विस्थापित हो चुकी है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। बता दें कि ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाया गया। इसके अलावा इजराइल ने बीते महीने की शुरुआत में गाजा की सभी जरूरती आपूर्तियों को बंद कर दिया था, ताकि हमास को युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार को लेकर जारी तनातनी के बीच एक अहम बातचीत रोम में हुई, लेकिन जरा हटकर। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक ही दूतावास में थे, पर अलग अलग कमरों में। वो ना तो आमने सामने हुए और ना ही एक दूसरे का चेहरा देखा। बीच में थे ओमान के विदेश मंत्री, जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक संदेश पहुंचाते रहे। हालांकि दोनों ने इस वार्ता को रचनात्मक बताया और अगले सप्ताह फिर से बातचीत करने की बात कही। शनिवार को रोम स्थित ओमान के दूतावास में बातचीत करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें ईरान की ओर से विदेश उपमंत्री अब्बास अरगची और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ की टीम शामिल थी। विटकॉफ एक अरबपति रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जिन्हें ट्रंप ने कई विदेशी मिशन पर भेजा है। ईरानी अधिकारियों की यह बैठक रचनात्मक रही और इसमें कुछ सिद्धांतों और लक्ष्यों पर बेहतर समझ बनी है। अरगची ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और ये आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले में ओमान ने खास भूमिका निभाई। जिस तरह ओमान दोनों विरोधी पक्षों को बातचीत के लिए एक ही छत के नीचे लाया, लेकिन आमने सामने नहीं बैठाया, वो उसकी कूटनीतिक चतुराई को दिखाता है। ओमान पहले भी कई बार अमेरिका और ईरान के बीच पुल की भूमिका निभा चुका है, खासतौर पर 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से पहले। हालांकि बातचीत का पेच अभी भी फंस सकता है। कहा जा रहा है कि क्या ईरान को शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रम जारी रखने दिया जाएगा या उसे अपने परमाणु ढांचे को खत्म करने को कहा जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वो बिजली उत्पादन और चिकित्सा के लिए यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। वहीं पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को शक है कि ईरान धीरे धीरे परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा था कि ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करने से बहुत दूर नहीं है। ग्रासी भी शनिवार को रोम में थे और उन्होंने इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ईरान पर ट्रंप का संदेश भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति लागू की है, लेकिन साथ ही उन्होंने मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को एक पत्र लिखकर बातचीत की पेशकश भी की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बल प्रयोग करने की जल्दी में नहीं हूं, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प खुला है।